हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 2 करेंगे। ठीक है, पेपर 2 के आपके दो वीडियोज, असेसमेंट फॉर लर्निंग के दो वीडियोज जो कि आपका यूनिट 1 से है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। और यूनिट 2 है आपका। यूनिट 2 में आपको जो टॉपिक्स हैं वो हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टेक्निक्स लर्निंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं टेक्निक्स के बेस्ड पर ही इन पर क्वेश्चंस हैं। ओके, लाइक चेकलिस्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, टेस्ट रिपोर्ट्स, असाइनमेंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, रिटन क्वेश्चंस, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के बेस्ड पर ही यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिट 2 से। और इसके आई थिंक आपके टोटल 60 to 70 क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल इस यूनिट से, तो आप इनको अच्छे से स्टडी करिएगा। और आई होप कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आज आपके चारों वीडियो अपलोड हो जाएं यूनिट 4 तक टिल नाइट अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 PM तक, ताकि आपका रिवीजन हो जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग का कम्प्लीटली। ठीक है, तो कल आपका एग्जाम है MDU वाले बच्चों का, तो उसमें क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम मैंने अपलोड कर दिया है, उसके सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और आफ्टर दैट आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 1 जा चुकी है एंड यूनिट 2 आपका अपलोड हो चुका है। अब जस्ट इसके बाद आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 भी मिल जाएगा। सो आप रिवीजन करते रहिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो दो सब्जेक्ट एक ही दिन है और टाइम नहीं है, तो रिवीजन आप जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और मेजर्ड डायरेक्टली बट हैव इन इफेक्ट ऑन आउटकम। ठीक है, डैश इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है वेरिएबल, ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड या मेजर नहीं करता है डायरेक्टली, लेकिन जो आउटकम आता है उसमें वो अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ की बात कर लो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, सब चीज़ें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप डायरेक्टली कंट्रोल या मेजर नहीं कर सकते हो, बट वो आपका जो लास्ट में रिजल्ट आता है उस पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। इसे क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या इंटरवेनिंग या नन। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की बात होती है, इंटरवेनिंग का आंसर होगा इसका। देखो, जब डायरेक्टली कंट्रोल्ड और मेजर नहीं कर सकता है लेकिन आउटकम पे उसका इफेक्ट हो तो वो इंटरवेनिंग होता है। जिसका इफेक्ट जो डायरेक्टली कंट्रोल और मेजर भी करता है उसका इफेक्ट आउटकम पे भी होता है, वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो कंट्रोल और मेजरमेंट भी नहीं कर सकता है लेकिन उसका इफेक्ट आउटकम पर भी नहीं होता, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आउटकम पर इफेक्ट ना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये आप समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेरिएबल्स रिक्वायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज अकर्ड इन सम अदर वेरिएबल्स। ठीक है, डैश वेरिएबल, रिजल्ट चेंज हो जाता है अगर किसी भी वेरिएबल में चेंज होता है, तो ये क्या होगा, फिर आपका डिपेंडेंट होगा, है ना। डिपेंडेंट में क्या होता है कि अगर कोई एक वेरिएबल चेंज हुई तो जो भी आउटपुट मिलने वाला है वो वेरिएबल भी चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन डैश लर्नर्स कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रियर नॉलेज। अपने प्रियर नॉलेज पर, जो उनके पास पहले से नॉलेज है, ठीक है, उसके बेस पर वो अपनी कौन सी लर्निंग में अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है वो कौन सी लर्निंग होगी, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका ये रिवीजन चल रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, सो आप रिवीजन के तौर पर सारे ऑप्शंस फटाफट करते चलिए। ठीक है, असेसमेंट, डैश असेसमेंट टूल्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में शॉर्ट नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस, नैरेटिव मतलब डिस्क्रिप्शंस मतलब लिखकर जो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, उस टाइप के असेसमेंट टूल को क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, एनेक्डोटल नोट्स, ऑब्जर्वेशंस, साइमुलेशंस, ऑल ऑफ अबव, तो क्या होगा, एनेक्डोटल नोट्स होगा। एनेक्डोटल नोट्स क्या होता है कि जो आपने क्लास में ऑब्जर्व किया, किसी स्टूडेंट्स को, बच्चे को जो ऑब्जर्व किया आपने, तो आपने छोटी डायरी में उसका नोट आउट कर लिया पॉइंट, ठीक है, वही कहलाता है एनेक्डोटल नोट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश मीन्स कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज ऑब्जर्व वाइल स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन लर्निंग एक्सपीरियंस। जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस टाइम पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे और उसके रिकॉर्ड को आप कीप कर रहे हो, रख रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस बोलते हैं। तो देखो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पे आप टिक कर दोगे, बट ऑब्जर्वेशन इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि
आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, आप उसके रिकॉर्ड को रख रहे हो, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश हेल्प टीचर्स टू फोकस देयर ऑब्जर्वेशंस एंड क्लैरिफाई थिंकिंग अबाउट व्हाट बिहेवियर आर इंडिकेटिव फॉर सक्सेसफुल लर्निंग, ठीक है। डैश हेल्प टीचर टू फोकस देयर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये टीचर को हेल्प करता है कि वो अपना ऑब्जर्वेशंस को फोकस कर पाएँ, क्लैरिफाई, अपनी थिंकिंग को क्लैरिफाई कर सकें, किसके बारे में, बिहेवियर आर व्हाट बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर के बारे में, इंडिकेट फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। तो क्या होता है इसमें, आपका ऑप्शंस क्या है इसके लिए कि इसमें से कौन सा हेल्प करता है टीचर को फोकस करने में, ऑब्जर्वेशंस को फोकस करने में। तो चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्टिव है, साइमुलेशंस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेकलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के कुल कितने टाइप्स होते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से हैं। रिमेंबर, तो ये भी होता है रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, अप्लाई का मतलब एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना, देन क्रिएट करना, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव के टाइप्स होते हैं। रिमेंबर टाइप ऑफ लर्निंग इंक्लूड द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ असेसमेंट, जो रिमेंबर टाइप जिसमें आपको याद करना पड़े, फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल इसमें भी आपको याद करना पड़ता है तभी आप फिल कर पाओगे। लेवलिंग डायग्राम, डायग्राम कुछ भी दिया हुआ, आपको ABCD नाम दे दिया, अब इसको लेबल करना है कि ये क्या है, ये क्या है, तो लेबलिंग में भी आपको याद करना पड़ेगा, रिसाइटिंग में भी आपको याद करना पड़ेगा, MCQ में भी आपको लर्न करना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अंडरस्टैंड टाइप ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ठीक है। जो अंडरस्टैंड टाइप लर्निंग होती है उसमें स्टूडेंट्स किस चीज़ में एबल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट करने में, इंटरप्रेट करने में, क्लासीफाई में, या ओनली B एंड C। तो ऑप्शन क्या होगा, ओनली B एंड C, क्योंकि अभी मैंने एग्जीक्यूट वाला आपको ऑप्शंस बताया था कि एग्जीक्यूट किस में होता है, देखो यहाँ पर अप्लाई में, है ना। तो अप्लाई वाले में होता है, तो अंडरस्टैंड वाले में नहीं होगा। सो आपका ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, D, ओनली B एंड C, यानी कि इंटरप्रेट और क्लासीफाई स्टूडेंट कर सकता है। तो इसमें और भी टाइप्स है जो स्टूडेंट्स कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, एग्जाम्प्लीफाई कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, समराइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, जब वो चीज़ों को समझ जाता है। नाउ एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एनालाइजिंग आर, एक्टिविटीज़ जो कि एनालाइजिंग स्टेप्स में यूज की जाती हैं वो क्या हैं, केस स्टडी, कैटेगराइजिंग केस, डिबेट्स, ऑल ऑफ द अबव, या ओनली A एंड C, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ करना है ना, तो केस स्टडी होगा और डिबेट होगा। कैटेगराइजिंग केस इसका नहीं होगा क्योंकि क्लासीफाई नहीं करना है उसको, ये आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग में। तो ये हो जाएगा आपका A एंड C, तो ओनली A एंड C, ऑप्शन नंबर E राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक्टिविटीज हो गई। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट किस चीज़ में एबल हो जाएगा, वो डिफ्रेंसिएशन करना आ जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करना आ जाएगा, ठीक है, और एट्रीब्यूट करना आ जाएगा। तो ये उसके अंदर क्वालिटीज़ आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर इन इवेल्युएट आर, इवेल्युएशंस में जो एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, जर्नल, डायरीज, प्रोडक्ट रिव्यू, प्रॉब्लम सेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। एंड स्टूडेंट्स किस चीज़ में एबल हो जाते हैं, चेक करने में और क्रिटिक करने में, ठीक है। डैश एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर इन क्रिएट आर्ट्स, क्रिएट्स में कौन कौन से एक्टिविटीज़ रिक्वायर होती हैं, वेब डिज़ाइनिंग, बिजनेस प्लान, परफॉर्मेंस, इससे रिसर्च प्रोजेक्ट, म्यूजिकल कंपोजिशन से, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, क्रिएट करना है ना। जब क्रिएट करना है तो डिजाइनिंग करना, क्रिएशन करना, ठीक है, किस में आएगा, क्रिएट में आएगा। बिजनेस प्लान करना, ये भी आप क्रिएट कर रहे हो। परफॉर्मेंस कर रहे हो मतलब क्रिएट कर रहे हो, इससे लिख रहे हो मतलब क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ऑल ऑफ दिस। ये राइट आंसर होगा कि क्रिएट की एक्टिविटीज़ होती हैं ये सभी। डैश इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, हाउ मच को डिनोट करता है, ठीक है। इवैल्यूएशंस होगा, जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो होता है वो इवैल्यूएशंस का होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशंस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो डायगोनिस्ट करके भी होता है, प्रेडिक्शन से भी होता है, सिलेक्शंस, ग्रेडिंग, ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दिस। ये सारे फंक्शंस होते हैं इवैल्यूएशंस के, डायग्नोज करना, प्रेडिक्ट करना, ठीक है, फिर सेलेक्ट करना, ग्रेडिंग करना, ये सभी फंक्शंस होते हैं इवैल्यूएशंस के।
क्वेश्चन नंबर 15 है क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशंस एज पर क्वांटिटेटिव टेक्निक। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक के बेस पर बात कर रहा है क्लासीफाई करने को इवैल्यूएशंस को। ठीक है, तो रेटिंग स्केल इसमें नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे, रिटेन टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक, ओरल टेक्निक। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ई, ओनली बी एंड सी, डी। थोड़ा फास्ट हो रहा है, रीजन है ये क्योंकि टाइम नहीं है, रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशंस। क्वालिटेटिव टेक्निक इवैल्यूएशंस का कौन सा है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, एनेक्डोटल, क्यूमुलेटिव, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर क्वालिटेटिव टेक्निक की बात किया है ना, तो इसके पहले वहाँ पर रेटिंग स्केल दिया था क्वांटिटेटिव में, तो क्वांटिटेटिव में आपका क्या होता है, रेटिंग स्केल नहीं होता है, ये आ जाएगा क्वालिटेटिव में। डैश रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोवाइड द अवेयरनेस अबाउट देयर पर्पज, सॉरी अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, टीचर एंड प्रिंसिपल। देखो 2 पॉइंट्स हैं, याद रखना है, एक जिसमें आप पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल्स को उनके प्रोग्रेस और वीकनेस के बारे में रिकॉर्ड रखते हो उनको दिखाने के लिए, वो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, और जिसमें आप रखते हो किस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, स्टूडेंट्स के वर्क का, इवेंट का, परफॉर्मेंस का, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हो, वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव समझ आ गया, जो आप पेरेंट्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को दिखाने के लिए कि क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया है, क्या उनकी वीकनेस है, ये दिखाने के लिए रखते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। डैश मेंटेन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड वर्क और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स के वर्क, परफॉर्मेंस आदि को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। कैसे याद रखेंगे, एनाकोंडा, एनाकोंडा कोई भी टास्क करता है, परफॉर्म करता है ना, तो परफॉर्मेंस याद रखना, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, एनेक्डोटल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। व्हिच टेक्निक इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे ये तरीका मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शंस तो आपके पास रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ दीज हैं ही हैं। तो कैसे याद रखना है, आप किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट है नहीं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसमें वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं ना, उसके इंटरेस्ट, उसके एटीट्यूड, उसके वैल्यूज को आप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका चेकलिस्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन। डैश इज कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड आल्सो यूज्ड फॉर हायर क्लासेस। डैश इज कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। ठीक है, स्पेसिफिक एक विशेष टाइप की लर्निंग के लिए है, एंड आल्सो यूज्ड फॉर हायर क्लासेस, वो हायर क्लासेस में भी यूज की जाती है। रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए, रेटिंग स्केल राइट आंसर हो जाएगा। रेट करना, जब आप हायर क्लास में पहुंच जाते हो तो आपको रेटिंग करना आ जाता है ना, ये इस लेवल का, इस लेवल का, तो ये जो आप कैटेगराइज करना सीख जाते हो, रेटिंग करना सीख जाते हो, ऐसे आपको ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। ठीक है, रेटिंग स्केल इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डैश आर conversations between two persons, an investigator and a respondent, in which questions are asked in order to obtain information। ठीक है, 2 लोगों के बीच का कन्वर्जन है, एक इन्वेस्टिगेटर है जो आपके अंदर कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है क्वेश्चंस पूछकर, और आप क्या हैं, एक रिस्पोंडेंट हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का कन्वर्जेशन होता है, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे। तो आपको नाम से ही क्लियर होगा क्या है, ये इंटरव्यू है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको देखना है किस पर्पज के लिए, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के सीरीज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के सीरीज होते हैं, तो आपको उन्हें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश टेक्निक इज यूज्ड फॉर एसेसिंग द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचिंग एंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि कौन सी टेक्निक है जो स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को एसेस करता है टीचिंग एंड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, टुवर्ड्स। अब यहाँ पर ये एसेसिंग, इसके पहले मैंने एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यू की बात की थी, वहाँ पर हम इवेल्युएट कर रहे थे ना, इवेल्युएट मतलब हम चेक कर रहे थे, तो चेकलिस्ट आ गया था। यहाँ पर एसेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो जब एसेसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, चेकलिस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर, रेटिंग स्केल। जब एसेसिंग की बात आ जाएगी तो रेटिंग स्केल करना है। ठीक है,
डैश क्वेश्चनरी आर रिस्पोंडेंट फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड आइडियाज। क्वेश्चनरी में किस टाइप की क्वेश्चनरी में जो कोई भी रिस्पोंडेंट है वो फ्री है कि वो अपने व्यूज अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, तो ये होता है ओपन एंडेड में आप अपने व्यूज दे सकते हैं। 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कम अंडर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी हैं वो इनमें कौन कौन है जो इसके अंदर आता है, तो मिक्स्ड है, क्लोज्ड है, पिक्टोरियल है, ओपन एंडेड है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा कंटेंट इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड शुड बी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या, जो कि टीचर्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स को किसी भी बच्चे का जो भी प्रोग्रेस है या फिर जो उसका प्रोग्रेस नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रखा जाता है वही होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। तो जो इसमें डेटा होता है वो क्या है, कम्प्रीहेंसिव होता है, वैलिड होता है, यूजेबल होता है, कंप्लीट होता है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27, डैश असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट एसेसेस हिमसेल्फ बाय हिज ओन बेस, ठीक है। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसमें स्टूडेंट अपने आप को खुद को अपने तरीके से एसेस करता है, देखता है, तो वो होता है जब ओन की बात हो रही है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। Now question number 28, dash is an essential part of education and training programs. It helps learner to maximize their potential at different stage of training, ठीक है। एक essential part है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ठीक है। इसमें से क्या है, कैरिकुलम है, टेस्ट है, फीडबैक है, ऑल ऑफ दीजिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपने आप को ट्रेनिंग पीरियड में अपने आप को मैक्सिमाइज इफेक्ट डाल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके। तो फीडबैक इसका राइट आंसर होगा। मैं और ऑप्शंस पे नहीं जा रही हूँ। फीडबैक क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हो फीडबैक कि अभी ये इंप्रूव करना, ये तो वो आप देखेंगे कि डे बाय डे वो इंप्रूवमेंट ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसीलिए टीचर्स का भी फीडबैक आता है और स्टूडेंट्स का भी फीडबैक आता है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश टाइप ऑफ टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय डेवलपिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स की बात हो रही है कि नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए किस टाइप के टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड माना गया, इससे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रेडिशनल टाइप या ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप को स्टैंडर्डाइज्ड माना गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, डैश टेस्ट इज यूज्ड फॉर रिमेडियल टीचिंग। तो रिमेडियल इसका मतलब आपने डायग्नोज किया होगा तभी तो रिमेडियल उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो डायग्नोसिव टेस्ट के लिए रिमेडियल टीचिंग यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, डैश मेथड हैज टाइम एक्सपेंडिचर लाइटर ऑन द प्लानिंग एंड हैवी ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। देखो अब फेज क्या होते हैं, जैसे कि आपका एक फेज होता है प्लान करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, कंटेंट बनाना, है ना, फिर उसको इवेलुएट करना, एनालिसिस करना। तो इसमें बोला गया है प्लानिंग के समय वो टाइम कम लेता है, लेकिन जब आप उसे एनालिसिस करते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो क्या होता है, किस टाइप का टेस्ट होता है, अचीवमेंट होता है, क्वालिटेटिव होता है, डायग्नोस्टिक या ऑब्जेक्टिव। तो कैसा टेस्ट होगा, वो क्वालिटेटिव होगा। जब क्वालिटी आप उसकी चेक करेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, है ना। प्लान तो आपने फर्दर कर लिया, लेकिन आप उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव होगा तो प्लान करने में, क्वांटिटी को काउंट करने में आपको टाइम लगेगा, तो प्लानिंग में टाइम लगेगा जबकि एनालिसिस करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को याद रखना है। Now question number 32, summative assessment or assessment of learning can take many form which are। किस किस फॉर्म में समेटिव असेसमेंट हो सकता है। समेटिव असेसमेंट कौन सा होता है, जो एंड ऑफ द रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। एंड ऑफ द कोई भी टास्क हो रहा है तो उसके एंड में जो रिजल्ट आता है वही होता है समेटिव असेसमेंट। परफॉर्मेंस टास्क, रिटन प्रोडक्ट, ओरल प्रोडक्ट, टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। Question number 33, dash assessment is particularly appropriate for assessing the more creative areas learning, especially in visual communication। जब visual communications की बात होगी यहाँ पर इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है विजुअल कम्युनिकेशंस में। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द राइट ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। देखो हमेशा पहले कोई भी चीज़ होती है ना डिजाइन, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है,
बिल्डिंग डिजाइनर करता है, जो सिविल इंजीनियर है, तो वो क्या करेगा, पहले वो एक लेआउट तैयार करेगा, डिजाइन करेगा, ठीक है। पहले वो सोचेगा कि किस टाइप का बिल्डिंग डिजाइन करना है, तो वो डिजाइन करेगा पहले। डिजाइनिंग करने के बाद वो उसका ब्लूप्रिंट करवाता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट करवाने के बाद उसे वो फ्रेम करता है, फ्रेमिंग के बाद उसे असेंबली देता है, असेंबली करने के बाद उसे कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि उसको कंस्ट्रक्शन चालू करवाता है। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन याद रखना है, ठीक है। तो ये तरीका मैं बता रही हूँ याद रखने का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डिजाइन, फिर ब्लूप्रिंट, फिर फ्रेमिंग, असेंबलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉस एंड स्टेनले देयर आर डैश ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉस एंड स्टेनले के अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 2 स्टेप और 6 स्टेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 स्टेप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। दिस मेथड हैज़ टाइम एक्सपेंडिचर हैवियर ऑन प्लानिंग। प्लानिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन एनालिसिस में लाइटर टाइम यानी कि कम समय ले रहा है, तो वो क्या होगा आपका, क्वांटिटेटिव मेथड होगा। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन हो गए आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005। NCF का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका राइट आंसर होगा। What is the process by which educator evaluate the performance of pupils in exam on the standard particular scales which is based on the points entirely and consist of the grade like A to F or range like 1 to 10, generally letters and numbers are used to describe the grades of the scholars। ठीक है, देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही गई है, पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस है जो कि एक एजुकेटर यूज करता है इवैल्यूएशंस में, किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में एजुकेटर जो है वो किस प्रोसेस का यूज करता है जब वो उसे रैंकिंग दे रहा है, A to F दे रहा है, 1 to 10 दे रहा है, यानी कि लेटर या फिर वो नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होता है, तो आपको पता है ये किस में आता है, ग्रेडिंग सिस्टम में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेडिंग सिस्टम। इन डैश एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अभी होने वाला है आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम कौन सा है, ऑनलाइन टेस्ट। इफ यू स्कोर इन द 25th percentile then 25% ऑफ टेस्ट टेक आर बिलो योर स्कोर द 25 इज कार्ड। तो जब यहाँ परसेंटेज आ जाए और परसेंटाइल आ जाए तो ये जो 25 दिखाता है वो क्या होता है, परसेंटाइल रैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट 4 का है आ गया इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, कैसा होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो इंसिडेंटल होता है ना तो उसे आप प्लान करते हैं, ना सिस्टमेटिक करते हैं, ना अरेंज करते हैं, कैसा होता है वो इंसिडेंटल होता है। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वर द आउटकम्स एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट। आउटकम क्या रहा है और इसका कॉस्ट कितना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस में आते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या अचीवमेंट टेस्ट में। तो हाउ मच जहाँ पर भी आ जाए वो किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ फीडबैक इज गिवन। तो कुल 9 टाइप के फीडबैक होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। व्हाट इज आवर टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक के टाइप क्या हो सकते हैं, लिंक्स टू रिसोर्सेज बिल्कुल हो सकते हैं, से बैक बिल्कुल हो सकते हैं, फैसिलिटेटर्स, कनेक्टिंग लर्निंग हो सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो 9 टाइप्स में ये 3 टाइप्स आपको डिस्कस किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों जरूरी होता है। इफेक्टिव लिसनिंग, अ टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए भी फीडबैक जरूरी होता है, कंटिन्यूड लर्निंग के लिए भी जरूरी होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी जरूरी होता है ना। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चनरी आर। कितने टाइप के क्वेश्चनरी हो रहे थे, मैंने आपको बोला है 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश आर यूज्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो यूज्ड इन स्टडीज रिलेटेड टू द स्कूल एटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आर यूज्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस के आंसर्स को इंटरेस्ट बना कर दे बच्चा, ठीक है। एंड आल्सो यूज्ड इन स्टडीज रिलेटेड टू सोशल एटीट्यूड। तो क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चनरी होता है, क्लोज एंडेड होता है, मिक्स्ड होता है या पिक्टोरियल होता है। तो क्या होगा, पिक्टोरियल। और ये किसके टाइप्स के होते हैं, ये सारे अनस्ट्रक्चरल टाइप होते हैं, ठीक है।
बेसिक टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग फॉर रिसर्च डैश इज पूछा क्या, डैश इज बेसिस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग फॉर रिसर्च, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इंटरव्यू, इंटरव्यू गाइड अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे रिसर्च के लिए क्वालिटेटिव इंटरव्यू के बेसिक टाइप होते हैं। इस टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं। इनफॉर्मल कन्वर्जेशन भी हो सकता है, जैसे इनफॉर्मल का मतलब कहीं भी मिले और ऐसे ही आपको पता नहीं हो और वो आपका इंटरव्यू लेके चला जाए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए जो आपका इस तरीके से इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इंटरव्यू ले सकता है। ठीक है, इंटरव्यू गाइड अप्रोच ये तो नॉर्मल है। स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता है कि आप अपना व्यू वहाँ पर रख सकें, तो इस तरीके से ऑल ऑफ दी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ KUD। तो के का मतलब होता है नो, यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड एंड डी का मतलब होता है डू, यानी कि आप जाने समझे तब करें। ठीक है, नो अंडरस्टैंड डू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये रेगुलर जैसे टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका यूनिट 1 टेस्ट हुआ, आपका 1 UT हुआ, ठीक है, फिर दूसरा UT हुआ, तीसरा UT हुआ, तो जो इस तरीके से मंथली टेस्ट होता रहता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। ठीक है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लुक फॉर पैटर्न्स, एसेस परसिस्टेंसली, ऑल ऑफ दिस। तो इसके क्या आंसर आपको लग रहे हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ असेसमेंट। इसमें से कौन सा एक अप्रोच है असेसमेंट का। ठीक है, फॉर्मेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, फॉर्मेटिव भी होता है, समेटिव भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरल रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी रेटिंग स्केल या ग्राफिकल रेटिंग स्केल। तो कौन सा नहीं होता है, ग्राफ पे भी रेटिंग स्केल दी जाती है, न्यूमेरल में भी दी जाती है, डिस्क्रिप्शंस में भी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रेटिंग स्केल नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, मैच द फॉलोइंग, see this type of questions and identify which type of questions is this। जैसे आपको चूज करने सिलेक्शंस मैचिंग करने को दिया जाता है, तो ये जो मैचिंग होती है ये किस टाइप का टेस्ट होता है। रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, रिटन टाइप, रिकॉल टाइप या एनालॉगी टाइप का टेस्ट होता है। तो क्या होता है ये होता है आपका रिकॉग्निशन टाइप का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू मेक। असेसमेंट का पर्पज क्या होता है, क्यों बनाया गया। डिसीजन, ऑप्शंस, प्रेडिक्शन, जजमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, असेसमेंट पर्पज का क्या है, जजमेंट। ठीक है, यानी कि आप जजमेंट कर सकें ना। क्वेश्चन नंबर 55, मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चंस। ठीक है, जो मेजरमेंट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मच, हाउ इज, हाउ गुड, व्हाट इज। तो क्या होता है, हाउ मच। तो ए इज द राइट आंसर। जो मेजरमेंट होता है उसमें हाउ मच आपको याद रखना है। क्वांटिटेटिव में भी कुछ ऐसा ही होता है, हाउ मच उसमें क्वांटिटी बताना होता है, इसीलिए जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है ओनली। व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्न टू डू। ठीक है, एक टाइप का एबिलिटी टेस्ट होता है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से लर्न किया है या सीखा है उस चीज़ को। इंफॉर्मेशन ऑफ इफर्ट एंड गोल, रीचिंग परफॉर्मेंस टू लर्न, बोथ ए एंड बी या नन। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ए होगा, इसका बी राइट आंसर नहीं है। सो ए इज़ द राइट आंसर। एक टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें ये डिस्क्राइब किया होता है कि उस पर्सन्स ने लर्निंग करते समय क्या किया और क्या अचीव किया है। ठीक है, सो 57, द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल बाई। क्वालिटी टेस्टिंग की बात कर रहा है कि किसके थ्रू आप कर सकते हो, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि 57 का ए आंसर राइट होगा। अचीवमेंट टेस्ट की जगह से आप क्वालिटी टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, एन डैश इज इसेंशियली a structured conversation where one participant asks questions and other provides answer। एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका आंसर्स देता है। तो ये किस टाइप का एक तरीके का असेसमेंट होता है या किस तरह का स्ट्रक्चर
कन्वर्जेशन होता है। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट, नन। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको पता है कि सभी डिस्कस करते हैं एक, ठीक है, और टेस्ट तो होगा नहीं, तो इंटरव्यू होगा जिसमें एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर्स देता है। मॉनिटरिंग द आउटकम विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव द टेस्ट यूज्ड इज कॉल्ड, ठीक है, मॉनिटरिंग करना आउटपुट का, ठीक है, विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव द टेस्ट यूज्ड इज कॉल्ड। इस टाइप के टेस्ट को क्या बोला जाता है? टेस्ट, इंटरव्यू, इवैल्यूएशंस, नन। तो क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशंस, यानी कि जो आउटकम है ना उसको मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। द राइट सीक्वेंस इज, जो इसका राइट सीक्वेंस पूछा गया है कि असेसमेंट का राइट सीक्वेंस क्या होता है? टेस्ट, कॉमा मेजरमेंट, कॉमा असेसमेंट या इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशंस, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशंस, मेजरमेंट। तो आपने सबने टीएम में नाम सुना होगा, टीएम में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है ना, सुना है आपने, तो उसी से याद रखना टीएम में से टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, उसके बाद क्या बचता है? इवैल्यूएशंस। तो टीएम में से याद रखना है आपको इसका सीक्वेंस, ठीक है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 52 है, 52, टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। जो ये लर्निंग नहीं है, लर्निंग है, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को मेजर करता है? एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटेलिजेंट या डायग्नोस्टिक। तो क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, जो लर्निंग आउटकम किसी भी स्टूडेंट का बताता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, बी यूज सिमुलेशंस एज अ टीचिंग टेक्निक इन, ठीक है, किस टाइप के टीचिंग टेक्निक में सिमुलेशंस यूज करते हैं? शॉर्ट आंसर, कंप्लीशन आइटम्स, परफॉर्मेंस टेस्ट, मैचिंग एक्सरसाइज। तो सॉरी, जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट यूज किया जाता है सिमुलेशंस के लिए टीचिंग टेक्निक में। नाउ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ अ ग्रेड इज द डैश ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो प्राइमरी डिटरमिनेंट ग्रेडिंग के लिए क्या होता है किसी भी स्टूडेंट्स का? नॉलेज, लर्निंग, परफॉर्मेंस, असेसमेंट। तो क्या होता है उसका? परफॉर्मेंस किसी भी स्टूडेंट का जो होता है वो प्राइमरी डिटरमिनेंट होता है किसी भी ग्रेड का। तो परफॉर्मेंस राइट आंसर हो जाएगा। परफॉर्मेंस, जैसे आप किसी के सामने गए हैं ना, तो आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, आपने कैसे अपने आप को परफॉर्म किया, उसके सामने रिप्रेजेंट किया, तो वही तो प्राइमरी डिटरमाइन होगा ना। तो प्राइमरी डिटरमाइन ऐसे याद रखना है आपको, तो परफॉर्मेंस, ठीक है। टेस्ट मींट फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया और कार्ड। टेस्ट मींट फॉर प्रिडिक्शंस ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके बेस पर आपको प्रेडिक्ट करना है। अचीवमेंट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो ये टेस्ट होता है एक तरीके का, किसके लिए? प्रिडिक्शंस के लिए कुछ क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल हमने यहाँ तक 59 देखे थे, देन 60, 61, ये 51 करके हमने जो लिखा है, तो ये 60, 61 करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 के आपके कुल आई थिंक 64 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी यूनिट 3 से, तो वो भी डिस्कस कर दूंगी मैं। बट आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और रिविज़न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।